बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन पर बात करते हुए इंस्पेक्टर चियांग शू के चेहरे के तासरात बदल गए। प्रताप सिंह गहरी नज़रों से उसका जायजा ले रहा था। इंस्पेक्टर तकरीबन 5 मिनट तक चीनी ज़बान में बात करता रहा। फिर उसने रिसीवर रखा और प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए बोला, मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला, गड़बड़ की तस्दीक हो गई है। वो दोनों कांस्टेबल डिबलन रोड पर बेहोश पड़े पाए गए हैं। अभी कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे, उनसे सूरत का अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने फ़ोन पर तुम्हारी बातों से कुछ अंदाज़ा लगा लिया था, प्रताप सिंह ने कहा। वो तो व्हीलर से सिंगापुर में रह रहा था। चीनी जबान अगरचे वो रवानी से बोल नहीं सकता था, लेकिन समझता अच्छी तरह था। सवितर सिंह अभी तक होश में नहीं आ सका था। प्रताप सिंह को उसके बारे में भी तशवीश थी कि वो कहीं बेहोशी की हालत ही में अगले जहां को ना सुधार जाए। उसने इंस्पेक्टर चियांग शू से अपनी तशवीश का इजहार किया तो इंस्पेक्टर ने सवितर सिंह को अपनी जीप में डालकर 2 कांस्टेबलों के साथ हॉस्पिटल भिजवा दिया। उसके थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई और फोटोग्राफर भी पहुंच गया। रात का अगरचे पिछला पहर था, लेकिन कुछ लोग घरों से निकलकर गली में आ गए थे। कुछ लोग तो फायरिंग की आवाजें सुनकर जाग गए थे, लेकिन उस वक्त मारे डर के कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला था। और अब पुलिस के आने के बाद कुछ लोग सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए घरों से बाहर आ गए थे। इंस्पेक्टर चियांग शू अपनी निगरानी से मुख्तलिफ जावियों से लाशों की तस्वीरें खिंचवा रहा था। चीनी की लाश की तस्वीरें खिंचवाने के बाद उसने लाश के हाथ में दबा हुआ पिस्तौल निकाल दिया और उसे रुमाल में लपेटकर एक कांस्टेबल के हवाले कर दिया और लाशें उठाने का हुक्म दे दिया। तकरीबन उसी वक्त पुलिस की एक जीप उन दोनों कांस्टेबलों को भी लेकर आ गई। उन कांस्टेबलों का बयान बड़ा दिलचस्प था। उनके कहने के मुताबिक 1:30 बजे के करीब एक कार वहां रुकी, जिसमें 3 पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि आर्चर रोड पर लकी प्लाजा के करीब एक इमरजेंसी के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा पुलिस नफरी की जरूरत पड़ गई है, हम उनके साथ चलें। चिंग नामी कांस्टेबल ने कहा, मैंने उन्हें भी कहा था कि हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि इंस्पेक्टर चियांग ने उन्हें फौरी तौर पर तलब किया है। अगर हम चाहें तो टेलीफोन पर इसकी तस्दीक कर सकते हैं। उस वक्त रात का 1:30 बजा था। सरदार साहब शायद सो चुके थे। छत पर उनके बॉडीगार्ड भी नजर नहीं आ रहे थे, वो भी शायद ऊँग गए थे। यहाँ से टेलीफोन करने के लिए सरदार साहब को जगाना पड़ता, जिसे मैंने मुनासिब नहीं समझा। कार में आने वाली पुलिस पार्टी के सरबराह ने कहा कि हम चौराहे पर लगे हुए फोन बाज से बात कर सकते हैं। मैंने अपने साथी से मशवरा किया और कार में बैठ गया। उन्होंने मेरे साथी को भी कार में बिठा लिया। उनमें से एक तो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और 2 पिछली सीट पर हमारे दाएं बाएं। हम उन दोनों के दरमियान दब कर रह गए। कार स्टार्ट होते ही उनमें से एक आदमी ने हमें सिगरेट दिए। हम सिगरेट के कश लगाते रहे। उनमें से एक ने हमें बातों में लगाए रखा और हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं। शायद उस सिगरेट में कोई नशावर चीज मिली हुई थी, क्योंकि मेरा दिमाग बोझल हो रहा था। आज़ाद ढीले पड़ रहे थे और देन पर गुनूदगी सी तारी हो रही थी। मेरे साथ बैठे हुए शख्स ने मेरी राइफल लेना चाही तो एक लम्हे को मैं चौंक सा गया। उस वक्त मुझे ये एहसास भी हुआ था कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मैंने उस वक्त मुजाहमत करने की कोशिश की तो उस शख्स ने जेब से पिस्तौल निकालकर मेरे सर पर दस्ते से जरब लगाई। सिगरेट का नशा पहले ही अपना काम दिखा चुका था। पिस्तौल के दस्ते की जरब से मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और फिर मुझे कुछ होश न रहा। मुझे होश आया तो मैं पुलिस स्टेशन में था और एक पुलिस वाला मिंग को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसके होश में आने के बाद हमें यहाँ ले आया गया। मिस्टर प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल चिंग के खामोश होने पर प्रताप की तरफ देखते हुए कहा, इससे अंदाजा होता है कि ये कार्रवाई बाकायदा प्लानिंग के तहत की गई थी और उनकी तादाद 5 थी। 3 आदमी धोखे से मेरे कांस्टेबलों को यहाँ से हटा ले गए और 2 ने इस लड़के को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक जख्मी होकर भाग गया और दूसरा मौत का शिकार हो गया। मेरा एक बंदा मारा गया और दूसरे के बारे में अभी वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। सरदार प्रताप सिंह ने कहा, लेकिन क्या तुम्हारे आदमी इतने बेवकूफ हैं कि तस्दीक किए बगैर उन लोगों के साथ चल पड़े जो पुलिस की वर्दियां पहन कर आए थे? क्या ये लोग अपने स्टेशन के पुलिस वालों को नहीं पहचानते? इस सिलसिले में इंक्वायरी होगी और इन दोनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मैं दूसरे कांस्टेबल यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। और हाँ, वो वजदान की तरफ मुतवज्जो हो गया। बेटा, ये वही आदमी तो नहीं था जिसने तुम्हारी माँ को कत्ल किया था? उसका इशारा उस चीनी की तरफ था जिसकी लाश अब उठाई जा चुकी थी। नहीं, ये वो नहीं था। वजदान ने नफी में सारी लाया। ठीक है प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर ने कहा, उम्मीद है मुलजिमों का सुराग मिल जाएगा और हम बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। देखें जी क्या होता है, प्रताप सिंह बोला। वैसे सौ रब दी, अगर वो मेरे हाथ लग गए तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेहतर तरीका ये होगा कि अगर उनमें से कोई नजर आ जाए तो खुद कोई कार्रवाई करने की बजाय पुलिस को मुतला कर देना। इंस्पेक्टर चियांग शू ने कहा। पुलिस रुखसत होगी। उस वक्त सुबह के 4 बजने वाले थे। पुलिस के जाते ही गली में खड़े हुए कुछ लोग प्रताप सिंह के पास आ गए और हमलावरों के बारे में मालूम करने लगे। अगर इतना पता होता कि वो कौन लोग थे तो अब तक उन सबको चुन चुन कर ठिकाने लगा चुका होता, प्रताप सिंह ने कहा। आधा घंटा लोगों के सवालों जवाब में गुजर गया। लोग हमदर्दी जिता रहे थे और प्रताप सिंह को उलझन हो रही थी। उसका एक बंदा मर चुका था और दूसरा हॉस्पिटल में था। उसके बारे में इतला नहीं मिली थी कि वो होश में आया था या नहीं। वो वजदान को अकेले छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकता था और ना ही उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि उसकी जान के दुश्मन मौके की ताक में थे और प्रताप सिंह नहीं चाहता था कि वजदान को कोई भी नुकसान पहुंचे।
कमरे में आकर उसकी नजर बेड साइड पर रखी हुई आबद अली की डायरी पर पड़ गई। उसने डायरी उठाकर मेज की सबसे निचली दराज में भरे हुए कागजों के नीचे रख दी। मुझे डर लग रहा है चाचा। वहीदान की आवाज सुनकर वो चौंक गया। वो उसके करीब ही खड़ा था। डर किस बात का पुत्र है? प्रताप सिंह ने कहा। चलो अब तुम अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाओ, मुझे अभी कुछ काम करने हैं। डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारे पास हूँ। वहीदान अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात नुमायां थे, लेकिन बहरहाल थोड़ी देर बाद वो सो गया। पलंग की पट्टी पर बैठे हुए प्रताप सिंह उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा था कि इस छोटी सी उम्र में वो कितने संगीन और खौफनाक हालात से गुजर रहा है। पहले उसने अपने माँ बाप का खून होते देखा और अब उसके सामने 2 खून और हुए थे। प्रताप सोच रहा था कि जब वहीदान की कनपट्टी पर पिस्तौल रखा गया था तो इसकी क्या हालत हुई होगी। उसने मुड़कर एक बार फिर वहीदान की तरफ देखा और फिर उठकर लाउंज में आ गया। बेडरूम का दरवाजा उसने खुला ही छोड़ दिया। फोन का रिसीवर उठाकर उसने अपने एक दोस्त का नंबर मिलाया। कॉल तकरीबन 1 मिनट बाद रिसीव की गई। एक आदमी की ख्वाबीदा सी आवाज उसकी समाज से टकराई। रब भला करे, कौन है भाई? मैं प्रताप सिंह बोल रहा हूँ दिलदारा। प्रताप सिंह ने कहा, ये सोने का वेला नहीं है, तुम जल्दी से बिस्तर से उठो और मेरे घर आ जाओ। पापो को भी साथ लेते आना, या उसकी जरूरत भी पड़ेगी। पर हुआ क्या है? दिलदार सिंह ने पूछा। सुरिंदर कौर की जरूरत क्यों पड़ेगी? तड़के भाई तड़के, तुम्हें क्या हो गया है? बड़ा ही गजब हो गया है यार, प्रताप सिंह ने कहा। चीनी गुंडे आबद अली के पुत्र वहीदान को अगवा करने आए थे। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, मगर दरबार सिंह उनके हाथों मारा गया है। सवितर सिंह की हालत भी नाजुक है, वो हॉस्पिटल में है। तुम दोनों जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम तो ठीक हो ना? दूसरी तरफ से पूछा गया। ओए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हट्टा कट्टा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस तुम लोग आ जाओ, प्रताप सिंह ने कहा। हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन बेजान होगी। प्रताप सिंह क्रैडल दबाकर हॉस्पिटल का नंबर मिलाने लगा और सवितर सिंह के बारे में दरियाफ्त करने लगा। वो भी तक होश में नहीं आ सका, एक डॉक्टर ने जवाब दिया। होश में आने के बाद उसके बारे में कोई बात कही जा सकती है। वैसे वो बच तो जाएगा ना डॉक्टर साहब? प्रताप सिंह ने पूछा। उसके लहजे में तशवीश नुमाया थी। मैंने कहा ना कि होश में आने के बाद ही कोई बात कही जा सकती है, डॉक्टर ने कहा। प्रताप सिंह ने रिसीवर रख दिया और लाउंज से निकलकर बरामदे में आ खड़ा हुआ और गहरे गहरे सांस लेने लगा। गली में रहने वाले वो लोग जो सूरत मालूम करने आए थे वो अपने घरों को जा चुके थे। गेट के बाहर वो 2 पुलिस वाले खड़े चीनी जबान में बातें कर रहे थे, जिन्हें इंस्पेक्टर चियांग शू छोड़ गया था। प्रताप सिंह उन चीनी गुंडों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने ये कार्रवाई की थी। उनकी तादाद 5 थी। उनमें से 3 धोखे से पुलिस वालों को ले गए थे और 2 ने मकान पर हल्ला बोल दिया था। उनमें से एक जख्मी होकर भाग गया और दूसरा मारा गया था। लेकिन प्रताप सिंह को हैरत इस बात पर थी कि सवितर सिंह और दरबार सिंह इतनी आसानी से उनके काबू में कैसे आ गए। वो दोनों 6-6 फुट के गबरू जवान थे। लड़ाई में तो 2-4 आदमियों के काबू में वो आ ही नहीं सकते थे। लेकिन दरबार सिंह किस कदर खामोशी से अपनी गर्दन तुड़वा बैठा था और सवितर सिंह अभी तक बेहोश पड़ा था। जाहिर उन चीनी गुंडों की खिदमत किराए पर हासिल की गई थी और उनकी पुष्ट पर दारा के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। दारा जो उसके लिए अजनबी था। उसकी दुश्मनी आबद अली से थी और वो आबद अली की तलाश में यहाँ आया था। उसने आबद अली और उसकी बीवी को खत्म कर दिया था और अब उसके बेटे को खत्म करना चाहता था, क्योंकि वो उसके जुर्म का चश्मदीद गवाह था। सिर्फ वहीदान ही उसे शिनाख्त कर सकता था और वहीदान ही की गवाही उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती थी। वो हर सूरत में वहीदान को खत्म करना चाहता था और इस चक्कर में उसने प्रताप सिंह से भी दुश्मनी मोल ली थी। प्रताप सिंह का एक बंदा मारा गया और दूसरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। तुम्हें मेरी दुश्मनी महंगी पड़ेगी दारे, वो मुठियां बेच कर बड़बड़ाया। मैं दुनिया के आखिरी कोने तक तेरा पीछा करूंगा, पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। दारा के बारे में सोचते हुए दांत कुचकिचाने लगा। जबड़ों के मसल उभर आए। पहले तो वो अपने जिगरी दोस्त आबद अली और उसकी बीवी के कत्ल का इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन अब उसमें जाती इंतकाम का अंसर भी शामिल हो गया और अब उसने वाकई तय कर लिया था कि वो दारा का पीछा दुनिया के आखिरी कोने तक करेगा। बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर उसके ख्यालात मुंतशिर हुए। उसने चौंक कर गेट की तरफ देखा। गेट बंद था, लेकिन उसे समझने में देर न लगी कि दिलदार सिंह आ गया होगा। दिलदार सिंह की रिहायश रिवर वैली रोड पर थी। आम हालात में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में पहुंचा जा सकता था, लेकिन उसे सोते से जगाया गया था। तैयार होने में कुछ वक्त लगा होगा। अब 20-25 मिनट हो चुके थे। उन्हीं की गाड़ी होगी और फिर दिलदार सिंह की आवाज सुनकर उसकी तस्दीक भी हो गई। गेट पर मुतय्यन पुलिस वालों ने उसे रोककर सवालों जवाब शुरू कर दिए। प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया। इन्हें अंदर आने दो कांस्टेबल, उसने एक कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों अंदर आ गए। प्रताप सिंह ने गेट बंद कर दिया। क्या हो गया भैया? दिलदार सिंह ने आगे बढ़ते हुए कहा। होना क्या है? वो शैतान हाथ धोकर इस मासूम बच्चे के पीछे पड़ गए हैं, प्रताप सिंह ने उसके साथ चलते हुए कहा। आज भी वो इसे उठाने आए थे, लेकिन जब तक प्रताप सिंह जिंदा है ना, वो इस पचुंगड़े पर आंच नहीं आने देवेगा। कहाँ है वो? सुरिंदर कौर ने पूछा। अंदर कमरे में सो रहा है, प्रताप सिंह ने कहा। कितना मासूम सा बच्चा है यार, इस पर कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उस रोज इसकी नजरों के सामने इसके माँ बाप को नहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और आज इसकी कनपटी पर पिस्तौल रख दिया। क्या हालत हुई होगी इस मासूम की। और दरबार सिंह कैसे मरा? सवितर सिंह कैसा है?
दिलदार सिंह ने पूछा। वो बातें करते हुए लाउंज में आ गए। मेरी समझ में नहीं आता कि वो अपनी गर्दन की हड्डी कैसे तुड़वा बैठा। सवितर सिंह भी अभी तक बेहोश पड़ा हुआ है। मैं हॉस्पिटल जाना चाहता था, लेकिन इस लड़के को ना तो अकेले छोड़ सकता था और ना ही साथ ले जा सकता था, इसलिए मैंने तुम लोगों को बुलवाया है। पाबो, वो सुरेंद्र कौर की तरफ देखते हुए बोला, तुम किचन में जाकर चाय बनाओ। आंखों में जलन और दिमाग में धमाके हो रहे हैं। एक कप चाय पी लूं तो फिर हॉस्पिटल जाकर सवितर सिंह का पता करूं। सारी चीजें किचन में मौजूद हैं। दूध की बोतल भी फ्रिज में रखी हुई है। सुरेंद्र कौर किचन में चली गई। वो 33-34 साल की एक भरपूर जवान औरत थी। कद लंबा और हुस्न भी खुदा ने उसे जी भर के दिया था। वो इस वक्त शलवार कमीज पहने हुए थी। दिलदार सिंह की उम्र 38 साल थी। वो भी सेहतमंद जिस्म और लंबे कद का मालिक था। वो स्लीपिंग सूट पहने हुए था। सर पर पगड़ी नहीं थी। बाल सफेद नेट में खोपड़ी पर जूड़े की तरह फंसे हुए थे। स्यागोल दाढ़ी उसके चेहरे पर बड़ी भली लग रही थी। दिलदार सिंह से प्रताप की दोस्ती बड़ी पुरानी थी। शहर में चलने वाली 3 दर्जन टैक्सियां और तकरीबन 40 ट्रेश हाउस की मलकियत थे। वो ये गाड़ियां किराए पर चलाता था। तकरीबन 20 साल पहले जब वो सिंगापुर आया था तो उसने किराए पर ट्रेशा लेकर चलाना शुरू किया था। वो उस वक्त 18 साल का नौजवान था। काम और मेहनत का जज्बा था। वो ये आरज़ू लेकर सिंगापुर आया था कि मेहनत करेगा और कमाएगा। उसने वाकई ही मेहनत की और कमाया। 1 साल की मेहनत से उसने एक सेकंड हैंड ट्रेशा खरीद लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ट्रेशा उसके साथ टैक्सी पर भी हाथ डाल दिया और अब 20 साल गुजरने के बाद वो ट्रेशा और टैक्सी के हवाले से सिंगापुर की सबसे बड़ी पार्टी थी। दूसरे ममालिक में खासतौर पर हिंदुस्तान से रोजगार की तलाश में आने वाले जो लोग हर तरफ से मायूस हो जाते, दिलदार सिंह के पास वो आ जाते। वो उन्हें बगैर किसी जमानत या सिक्योरिटी के टैक्सी या ट्रेशा किराए पर दे देता। वैसे उसके ज्यादातर ड्राइवर मुस्तकिल ही थे। दिलदार सिंह की रोजाना की आमदनी हजारों में थी। उसने रिवर वैली रोड पर एक शानदार बंगला बना रखा था। उसकी शादी भी सिंगापुर में रहने वाली एक सिख फैमिली से हुई थी और यह रिश्ता कराने में भी प्रताप सिंह का हाथ था। सुरेंद्र कौर हसीन होने के साथ बड़ी सुगढ़ और तालीम याफ्ता भी थी, लेकिन खुदा ने उन दोनों को अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रखा था। मगर वो मायूस नहीं थे। दिलदार सिंह को यकीन था कि एक न एक दिन खुदा उनकी झोली भी भर देगा। सुरेंद्र कौर चाय बनाकर ले आई। एक कप उसने प्रताप सिंह के हाथ में थमाया और दूसरा अपने शोहर को दिया और तीसरा खुद संभाल कर सोफे पर बैठ गई। चाय की चुस्कियां लेते हुए वो बातें भी करते रहे। ये पता नहीं चला कि वो कौन लोग हैं, उन्होंने आबाद अली और उसकी बीवी को कत्ल क्यों किया और वो उनके बेटे को क्यों कत्ल करना चाहते हैं। दिलदार सिंह ने प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए पूछा। कोई पुरानी दुश्मनी है, प्रताप सिंह ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। उन्होंने आबाद अली और उसकी बीवी और बेटे को लाहौर में भी कत्ल करने की कोशिश की थी। वो भागकर यहाँ आ गया। ये 12 साल पहले की बात है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर आबाद अली की कहानी सुनाने लगा। सोने वाली बात वो गोल कर गया। आखिर में वो कह गया, 12 साल तो सुकून से गुजर गए। आबाद अली का ख्याल था कि वो लोग इसे भूल गए होंगे, लेकिन मौत किसी को नहीं भूलती। वो दोनों तो खत्म हो गए, लेकिन मैं इस मासूम को उन दरिंदों के हाथ नहीं लगने दूंगा। उन्होंने मेरे घर पर हमला करके और मेरे बंदे को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अब वो मेरे इंतकाम से बच नहीं सकेंगे। उसने चाय का आखिरी घूंट भरा और खाली कप मेज पर रखकर उठ खड़ा हुआ। अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और पाबो, तुम जरा काके का ख्याल रखना, मैंने तड़के तड़के तुम्हें भी तकलीफ दी है। नहीं बाजी, सुरेंद्र कौर ने जवाब दिया। कैसी तकलीफ, बंदा ही तो बंदे के काम आता है। दिलदार सिंह भी स्लीपिंग सूट की शर्ट से चाबियों का गुच्छा निकालता हुआ उठकर खड़ा हो गया। उसने चाबियों का गुच्छा प्रताप सिंह की तरफ बढ़ाया और खुद भी उसके साथ ही चल पड़ा। प्रताप सिंह उसकी मर्सिडीज कार में बैठकर रुखसत हो गया तो उसने गेट बंद किया और अंदर आ गया। 5 बज चुके थे। रात की तारीकी दिन के उजाले में तब्दील होने लगी थी। सड़कों पर अभी सिर्फ दूध वालों की गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हुई थी। कोई इक्का दुक्का कार भी नजर आ जाती। प्रताप सिंह को सड़कें ज्यादातर खाली ही मिली, लेकिन उसके बावजूद वो गाड़ी मुतवस्स रफ्तार से चलाता रहा। वो जानता था कि मुकर्रर हद से तेज गाड़ी चलाना जुर्म था। वो ये भी जानता था कि कोई ना कोई सार्जेंट कहीं ना कहीं जरूर छुपा खड़ा होगा। तेज रफ्तार गाड़ी को देखते ही वो अपनी मोटरसाइकिल पर ताकुब शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में चालान तो होगा ही और कुछ वक्त भी जाया हो जाएगा। हालांकि वो उड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहता था, लेकिन उसने गाड़ी की रफ्तार काबू में रखी। टैंगलन रोड पर वाकई हॉस्पिटल पहुंचने में उसे 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। इंक्वायरी काउंटर से पता चला कि सवितर सिंह को तीसरी मंजिल पर एक कमरे में रखा गया है। प्रताप सिंह कमरे का नंबर दरियाफ्त करके तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। वो जैसे एक रायदारी में मुड़ा चंद गज आगे 2 पुलिस वालों को देखकर समझ गया कि उसका मतलूबा कमरा वही है जिसके सामने पुलिस वाले खड़े थे, और उन पुलिस वालों ने उसे कमरे में दाखिल होने से रोक दिया था। ओए, वो मेरा मित्र है, तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो? प्रताप सिंह ने पुलिस वाले को घूरते हुए कहा। इंस्पेक्टर चियांगशू की इजाजत के बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते, कांस्टेबल ने जवाब दिया। कहाँ है इंस्पेक्टर चियांगशू? उसे बताओ, सरदार प्रताप सिंह आया हुआ है, प्रताप ने कहा। कांस्टेबल ने पहले उसे घूर कर देखा, फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। उसकी वापसी में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसने प्रताप सिंह को अंदर जाने का इशारा किया। कमरे में इंस्पेक्टर चियांगशू के अलावा सादा लिबास में होमिसाइड का एक अफीसर भी मौजूद था। बेड की दूसरी तरफ एक डॉक्टर खड़ा था और उसके साथ एक नर्स भी थी।
सवितर सिंह बेड पर पड़ा हुआ था। वो होश में था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। उसे देखकर प्रताप सिंह जल्दी से आगे बढ़ा, मगर इंस्पेक्टर चियांगशू ने उसे रोक दिया और ऊँटों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। प्रताप सिंह तड़प कर रह गया। वो बेड के करीब सवितर सिंह के बिल्कुल सामने खड़ा था। सवितर सिंह ने उसकी तरफ देखा भी था, लेकिन उसकी आंखों में वहशत थी। शनासाई की रमक भी नजर नहीं आती थी। बेड पर झुका वो डॉक्टर सवितर सिंह से बार बार कुछ पूछ रहा था, लेकिन उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वैसे ज्यादा सी नजरों से बारी बारी उन सब की तरफ देख रहा था। सॉरी ऑफिसर, डॉक्टर सीधा होते हुए बोला, अभी तुम इसका बयान नहीं ले सकते। मुझे अंदेशा है कि इसकी यादाश्त और कुव्वत गोयाई मुतासर हुई है। क्या? प्रताप सिंह कांप उठा और फिर वो डॉक्टर और इंस्पेक्टर की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा और सवितर को कंधों से पकड़कर झुंझोड़ डाला। ओ तुम बोलते क्यों नहीं सवितर सिंह? मेरी तरफ देखो, मुझे पहचानो, मैं प्रताप सिंह हूँ। देखो मुझे, गौर से देखो, पहचानो मुझे। सवितर सिंह के चेहरे पर गर्व के तासरात उभर आए। प्रताप सिंह ने उसे बुरी तरह झुंझोड़ डाला था। उसने प्रताप सिंह की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अजनबियत थी। उसके ऊँटों को भी हरकत नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर चियांगशू ने आगे बढ़कर प्रताप सिंह को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। अब प्रताप सिंह सवितर सिंह को इसी तरह खामोशी से देख रहा था जैसे उसकी अपनी कुव्वत गोयाई सलब हो गई हो। सवितर सिंह के बारे में डॉक्टर के सनसनीखेज इंकशाफ से उसकी आवाज पर बिजली सी गिरी थी। मिस्टर प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर चियांगशू ने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया। होश में आओ प्रताप सिंह, हो सकता है शदीद सदमे की वजह से वक्ती तौर पर इसकी आवाज इस तरह हो गए हो और बोलने की ताकत ना रही हो। तुम अपने आप को संभालो। क्या ये ठीक हो जाएगा डॉक्टर? प्रताप सिंह ने डॉक्टर की तरफ देखा। क्या इंस्पेक्टर ठीक कह रहा है? हाँ, तुम्हारे आने से पहले हम यही बात कर रहे थे, डॉक्टर ने कहा। ये तकरीबन 1 घंटा पहले होश में आया है। ऐन मुमकिन है कुछ वक्त गुजरने के बाद इसकी कुव्वत गोयाई और यादाश्त बहाल हो जाए। बहरहाल चंद टेस्ट होंगे, उसके बाद ही कोई हतमी बात बताई जा सकेगी। इसकी जिंदगी को तो कोई खतरा नहीं है ना? प्रताप सिंह ने पूछा। नहीं, इसकी जिंदगी महफूज है, डॉक्टर ने कहा। लेकिन इस जिंदगी का क्या फायदा? प्रताप सिंह बोला। ना ये बोल सकेगा, ना किसी को पहचान सकेगा। इसे तो अपनी पहचान भी नहीं रहेगी। इसे तो ये भी पता नहीं होगा कि ये खुद कौन है। मायूस ना हो मिस्टर प्रताप, डॉक्टर ने कहा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी कुव्वत गोयाई और यादाश्त लौट आए। मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ डॉक्टर। मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूंगा। इसे हौसला रखो मिस्टर प्रताप। इंस्पेक्टर चियांगशू ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, आओ बाहर चले। होमिसाइड ऑफिसर भी उनके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। कोई इंप्रूवमेंट हो तो मुझे फौरन इत्तला देना डॉक्टर, इंस्पेक्टर चियांगशू ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा और प्रताप सिंह के साथ कमरे से बाहर आ गया। उसने दरवाजे पर मुतय्यन पुलिस कांस्टेबलों को सख्ती से हिदायत की कि उसकी इजाजत के बगैर किसी भी गैर मुतल्लक शख्स को कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए। वो हॉस्पिटल की इमारत से बाहर आकर लान में खड़े देर तक बातें करते रहे। उस वक्त धूप निकल आई थी। प्रताप सिंह की आंखों में जैसे मिर्चें सी भर गई थी और दिमाग में धमाके हो रहे थे। अब तुम घर जाओ प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर चियांगशू उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। मेरा ख्याल है दरबार सिंह की आखिरी रसूमात भी तुम्हें ही अदा करनी होगी और इस सिलसिले में तुम्हें इंतजामात भी करने हैं। मेरे सिवा उनका यहाँ है भी कौन? प्रताप सिंह गहरा सांस लेते हुए अफसुर्दा लहजे में बोला। इन दोनों के खानदान तो हिंदुस्तान में है। मैं टेलीफोन पर दरबार सिंह के घर वालों को इतला दे देता हूँ। उसकी डेड बॉडी अमृतसर भिजवानी होगी। ठीक है, मैं पुलिस की तरफ से कागजात तैयार करके किसी कांस्टेबल के हाथ भिजवा दूंगा। तुम हॉस्पिटल से डेड बॉडी मंगवा लेना और अपना ख्याल रखना। तुम पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आन पड़ी है। तुम्हें उस बच्चे का भी ख्याल रखना होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं उसकी हिफाजत के लिए मजीद इंतजाम करूंगा। जाओ, अब तुम घर जाओ। प्रताप सिंह चलने में उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, अब कोई बाइक लाल काके तक नहीं पहुंच सकेगा। वो इंस्पेक्टर चियांगशू से हाथ मिलाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। शहर के मरकज से दूर सूफिया रोड की एक बगली गली में वाकई उस खूबसूरत बंगले के एक कमरे में 3 आदमी बैठे हुए थे। वो तीनों चीनी थे। उनमें एक तो दुबला पतला था, कद भी 6 फुट से कुछ निकलता हुआ था। अंडे के छिलके की तरह बिल्कुल साफ और चिकना सर, मोटी मोटी आंखें जिनमें हल्की सी नीलाहट थी। भूमें गहरी, खमदार और दरमियान में आपस में मिली हुई थी। वो क्लीन शेव था, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा कि उसके चेहरे पर कुदरती तौर पर बाल थे ही नहीं और उसे कभी शेव बनाने की जरूरत पेश ही नहीं आई थी। उसके हाथ बहुत दुबले पतले और उंगलियां लंबी और मखरूती थी। नाक भी खड़ी थी और पतली सी थी। होंठों पर सुर्खी नजर आ रही थी। वो शख्स इस कदर दुबला था कि गुमान होता था जैसे बांस पर खाल लगा दी गई हो। दूसरे दोनों आदमी मुतवस्त कदो कामत के मालिक थे। उनमें एक तो कदरे भारी भरकम और दूसरा पहले आदमी की तरह दुबला पतला। उनके नकूश भी आम चीनियों ही जैसे थे। भारी भरकम आदमी के सर के बाल कदरे लंबे थे और गर्दन पर बिखरे हुए थे। उलझे हुए बालों को देखकर लगता था जैसे कभी कंघा करना नसीब ही ना हुआ हो। उन दोनों ने जीन्स और दारीदार शर्ट्स पहन रखी थी। उनका तीसरा साथी जो बांस की तरह कद आवर था, ब्राउन चमड़े की जैकेट पहने हुए था जिसके बटन खुले हुए थे और उसका बालों से बेनियाज सीना बनाना था। उसने ब्राउन रंग की पैंट पहन रखी थी जिसके तंग पांचे टखनों से चंद इंच ऊपर पिडलियों में फंसे हुए थे। उसके बाएं हाथ की कलाई में स्टेनलेस स्टील का एक कड़ा नजर आ रहा था।
इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। चमड़े की जैकेट वाला वो दराज कामत चीनी बार बार दीवार पर लगी हुई घड़ी को देख रहा था। 1 घंटा हो चुका है, अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। वो शख्स अपने साथियों की तरफ देखते हुए बोला, अंदाज बड़बड़ाने वाला था। कोई गड़बड़ ना हो गई हो मिस्टर कम, फरमाए अंदाम चीनी ने कहा। तुम लोगों ने उन कांस्टेबलों को कहाँ छोड़ा था? दराज कामत बोला। वो बेहोश हुए थे या नहीं? बेहोश तो वो वैसे ही हुए थे कि सुबह से पहले होश में नहीं आ सकेंगे, उस शख्स ने कहा। उन्हें हमने डबलिन रोड पर एक खाली प्लाट पर झाड़ियों में फेंक लिया था और मेरा ख्याल है वो सुबह से पहले किसी की नजरों में भी नहीं आ सकेंगे। उनकी तरफ से हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। पुलिस की वर्दियों का क्या किया तुमने? मिस्टर कम ने पूछा। वर्दियां उतारकर हमने गाड़ी में डाल दी थी, उस शख्स ने जवाब दिया। वो गाड़ी हमने प्लाजा सिंगापुर के करीब चोरी की थी। हुफांग वो गाड़ी छोड़ने गया था। वो गाड़ी किसी भी वैरान जगह पर छोड़कर अपने घर चला जाएगा। उसकी बीवी बीमार है, वो तो हमारे साथ जाने को तैयार ही ना था, लेकिन बीवी के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो अमाता हो गया था। तुम्हारे ख्याल में अगर सब ठीक है तो चांग और थांग जो अभी तक क्यों नहीं आए? कम बोला। ऐसे कामों में थोड़ी बहुत ताखीर तो हो ही जाती है मिस्टर कम, उस शख्स ने जवाब दिया। वो मजीद कुछ कहना चाहता था कि बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। मेरा ख्याल है वो लोग आ गए। डोएथांग नामी वो भारी भरकम शख्स उठकर खड़ा हो गया। मैं देखता हूँ। डोएथांग कमरे से निकलकर राहदारी में तेजी कदम उठाता हुआ बरामदे वाला दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर किसी गाड़ी का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी थी। डोएथांग तेजी से आगे बढ़ा और उसने बाहर का दरवाजा खोल दिया, लेकिन दूसरे हील में उसे चौंक जाना पड़ा। कार से उतरने वाला चीनी लंगड़ाता हुआ गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसने दायां हाथ बाएं कंधे पर जरा नीचे रखा हुआ था। ए चांग, क्या हुआ? थांगचू कहाँ है और वो लड़का कहाँ है? डोएथांग तेजी से आगे बढ़ा। गड़बड़ होगी, चांग ने कराते हुए जवाब दिया। मुझे गोली लगी है, शायद अंसली की हड्डी टूट चुकी है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। डोएथांग चांग को सहारा देकर अंदर ले आया। रोशनी में उसने चांग की तरफ देखा तो बुरी तरह बदहवास हो गया। चांग के कपड़े खून से तर थे, उसका हाथ भी खून से लुथड़ा हुआ था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसके चेहरे पर मुर्दनी के आसार थे। डोएथांग उसे सहारा देकर कमरे के अंदर ले आया। सामने सोफे पर बैठा हुआ मिस्टर कम उसे देखते ही उछलकर खड़ा हो गया। उसका दूसरा साथी हवांग भी एक झटके से उठ गया था। चांग की हालत देखकर उसकी आंखों में वहशत सी उभर आई। दराज का मत मिस्टर कम चांग की तरफ देखते हुए बोला। उसकी भवें सुकड़ गई थी। तुम्हारी हालत तुम लोगों की नाकामी की दास्तान सुना रही है। थांगचू कहाँ है? इसमें हमारा कोई कसूर नहीं मिस्टर कम, चांग ने कराते हुए जवाब दिया। हमारा अंदाजा गलत निकला। मकान के अंदर 3-4 आदमी थे जिन्होंने हम पर फायर खोल दिया। मुझे पता नहीं थांगचू जिंदा है या मारा गया, मुझे गोली लगी है। प्लीज डॉक्टर को बुलाओ मिस्टर कम। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ। शायद तुम भूल गए हो कि मैं भी एक क्वालिफाइड फिजिशियन और सर्जन हूँ। एक गैर कानूनी ऑपरेशन की वजह से मुझे हॉस्पिटल की मुलाजमत से निकाल दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल से निकाले जाने का ये मतलब नहीं कि मेरे अंदर वो तमाम सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारा इलाज मैं ज्यादा बेहतर तौर पर कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे तफसील से बताओ कि ये सब हुआ कैसे? मिस्टर कम ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हम प्रोग्राम के मुताबिक डोएथांग वगैरह के तकरीबन आधे घंटे बाद वहां पहुंचे थे, चांग ने कराते हुए जवाब दिया। पुलिस वालों को अगरचे वहां से हटा दिया गया, लेकिन हमें मालूम था कि प्रताप सिंह के 2 गार्ड छत पर बैठे रहते हैं। मैं मकान के सामने वाले रुख से आगे बढ़ा और थांगचू मकान की पिछली तरफ चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने मुझे मकान की छत पर से सिग्नल दिया। वो गार्ड पर काबू पा चुका था। मैं दीवार पर चढ़कर कंपाउंड के अंदर पहुंच गया। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे सामने वाले रुख से और थांगचू को मकान के अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल होना था। हमारे ख्याल में अब मकान के अंदर प्रताप सिंह और उस लड़के के सिवा किसी को नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारा अंदाजा गलत निकला। मकान के अंदर प्रताप सिंह के अलावा कम अज कम 2 आदमी और थे और उन्हें किसी तरह हमारी मौजूदगी की खबर हो गई। एक आदमी ने बरामदे वाले दरवाजे से फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में मैंने भी फायर खोल दिया। मैं उस वक्त दरख्त की आड़ में था। अपनी पोजीशन बदलने के लिए दरख्त की आड़ से निकला तो एक गोली की जद में आ गया। शायद अंसली की हड्डी टूट गई। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकल सका हूँ। तुम सिर्फ अपनी जान बचाकर भागे। मिस्टर कम ने उसे घूरा और कमरे में रखी हुई मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ गया। तुमने ये भी ना सोचा कि तुम्हारा साथी किस मुसीबत में फंस गया है और उसे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। मैंने कहा था कि मुझे हर कीमत पर वो लड़का चाहिए, लेकिन तुम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके और बुज़दिलों की तरह वहां से भाग आए और अब एक झूठी कहानी सुनाकर मुझे धोखा देना चाहते हो। जानते हो मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए अपने साथियों को भी धोखे में रखने की कोशिश करें। मैंने झूठ नहीं बोला मिस्टर कम। चांग का चेहरा धुआं हो गया। वहां वाकई 3-4 आदमी थे जिनकी वजह से मुझे जख्मी होकर फिसपाई इख्तियार करनी पड़ी। तुम जानते हो मैं प्लानिंग के बगैर कोई काम नहीं करता। मिस्टर कम ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैंने आज पूरा दिन उन लोगों की निगरानी कराई थी। वो लड़का घर से बाहर नहीं निकला था। एक आदमी प्रताप सिंह की निगरानी करता रहा था। उससे एक हमाकत हुई। वो समझा था कि मैं प्रताप सिंह को उठवाना चाहता हूँ। वो मौका पाकर प्रताप सिंह की गाड़ी में छुप गया और उसने पिस्तौल के जोर पर प्रताप सिंह को अगवा करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उसके बाद प्रताप सिंह सीधा अपने घर गया। उन्होंने खाना भी होटल से मंगवा कर घर ही में खाया था
उसके बाद ना तो उनमें से कोई घर से बाहर निकला और ना ही कोई उनके यहाँ आया था। और तुम बता रहे हो कि मकान के अंदर प्रताप सिंह के अलावा भी 2 आदमी मौजूद थे। तुम झूठ बोलकर अपने आप को बचा नहीं सकते मिस्टर चांग। मिस्टर कम ने खामोश होकर मेज की दराज खोली और उसमें रखा वो पिस्तौल निकाल लिया। पिस्तौल की नाल पर साइलेंसर लगा हुआ था। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर चांग कांप उठा। मैं सच कहता हूँ मिस्टर कम, चांग गिड़गिड़ाया। तुम थांगचू से पूछ लेना, वो मेरी बात की तस्दीक कर देगा। वो जिंदा होगा तो तुम्हारी बात की तस्दीक करेगा ना, मिस्टर कम ने कहा। अगर वो जिंदा होता तो तुमसे पहले यहाँ पहुंच चुका होता। प्रताप सिंह इतना बेवकूफ नहीं, उसने थांगचू को भी ठिकाने लगा दिया होगा। और तुम्हारे लिए अब मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि तुम जैसे झूठे और बुज़दिल आदमी की तो इस दुनिया में भी कोई गुंजाइश नहीं। मुझे माफ कर दो मिस्टर कम, चांग गिड़गिड़ाया। डॉक्टर को बुला दो प्लीज, मैं ठीक हो जाऊं तो अपनी इस कोताही की तलाफी कर दूंगा। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा इलाज किसी और डॉक्टर से बेहतर कर सकता हूँ, मिस्टर कम ने कहा और पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठा दिया। चांग अब भी गिड़गिड़ा रहा था। मिस्टर कम ने ट्रैगर दबा दिया। स्टिक की हल्की सी आवाज उभरी और पिस्तौल से निकलने वाली गोली चांग की पेशानी में महफूज होगी। चांग के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। वो खड़े खड़े लहराया और फिर धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी पेशानी से बहने वाली खून की धार उसके चेहरे और गर्दन को तर्क करती हुई कालीन में जज़ब होने लगी। तुम्हें इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था मिस्टर कम, डोए थांग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। चांग का अंजाम देखकर उसके चेहरे पर भी खौफ के तासरात उभर आए थे। थांगचू से इस बात की तस्दीक तो कर लेते। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मिस्टर कम ने उसे घूरा। मेरी इस बात का यकीन कर लो कि थांगचू अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर तुम चाहो तो खुद वहां जाकर इस समर की तस्दीक कर सकते हो। और हाँ, इस लाश को उठाकर यहाँ से दूर किसी वीराने में फेंक आओ। लाश उठाने से पहले इसके लिबास की तलाशी ले लेना। जेबों में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। और तुम लोग भी अपने अपने ठिकानों तक महदूद रहोगे। मुझे किसी वक्त तुम लोगों की जरूरत पड़ सकती है। उसने पिस्तौल मेज की दराज में रखा और अंदरूनी दरवाजे में दाखिल होकर दूसरे कमरे में चला गया। डोए थांग ने अपने साथी की तरफ देखा, फिर दोनों ने झुककर चांग की लाश उठाई और बाहर चले गए।